अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। वतन अजीज में अक्सर और बेशतर मुख्तलिफ इलाकों में मुकीम सियासतदानों और बासर खानदानों ने नो गो एरियाज बनाए, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने कभी भी इन नो गो एरियाज को तस्लीम नहीं किया। सबसे बड़ी मिसाल MQM के मरकज 90 की ली जा सकती है, जहां आम शहरी का जाना ममनू था, लेकिन एक वक्त आया कि वही 90 आज वीरान है। जिनकी एक टेलीफोनिक तकरीर पर पूरा कराची बंद हो जाता था, आज बैरून मुल्क अदालतों में भटक रहे हैं। चंद बरस बाद आज फिर पाकिस्तान में रियासती रेट चैलेंज करके फिर से एक और इलाके को नो गो एरिया बना दिया गया है। मैं बात कर रहा हूं जमान पार्क की। जमान पार्क में कुछ मखसूस सहाफियों और PTI कारकुनान का जाना आज ममनू ठहर चुका है। इस इलाके में मुकीम दीगर शहरियों की जिंदगी अजीरन बन चुकी है। जमान पार्क से मुत्तसिल मरकजी शाहराह पर अब बाकायदा चेकिंग के बाद ही गाड़ियों को गुजरने की इजाजत दी जाती है, और यही शहरियत ये काम कर रहा है। गलती से अगर कोई पुलिस गाड़ी रास्ता भटक जाए तो इसमें बैठे एहलकार और गाड़ी को निशाने इबरत बना दिया जाता है। मुखालिफिन जमातों से ताल्लुक रखने वाले कारकुनान से जानवरों से बदतर सलूक का उनको निशाना बनाया जाता है। सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग के जरिए से रियासत मुखालिफ ट्रेंड चलाए जाते हैं। जमान पार्क के महल में बैठा शख्स बज़ाहिर तो खुद को जमहूरियत पसंद, रियासत मदीना का दाई और फिर पुरअमन एहतजाज का लंबरदार बताता है, लेकिन उसका अमल उसके कॉल ऑफ फेल की नफी कर रहा है। साहिर लुधियानवी का मशहूर शेर है कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। अब वक्त आन पहुंचा है जब जुल्म इस हद तक बढ़ चुका है कि इसे रोकना हर सूरत जरूरी हो चुका है, और रियासत इस मसले की संजीदगी से निपटने पर गौर कर रही है, जिसकी वाज़ेह मिसाल निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से मिलती है, जिनका कहना था कि मुताद्दिद मौके पर तशद्दुद के बावजूद पुलिस को पुरअमन रहने का कहा, लेकिन यह नहीं हो सकता कि फोर्स पुरअमन रहे और आप उन पर लाठियां बरसाएं, बहीमाना तशद्दुद का निशाना बनाएं। यह नहीं हो सकता कि पुलिस को कहा जाए कि मार भी खाए और काम भी करे। ये तो मुमकिन नहीं है। अब रेट ऑफ द गवर्नमेंट इस्टेब्लिश होगी और पुलिस की तरफ बढ़ने वाले हाथ को तोड़ दिया जाएगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। रेट ऑफ द स्टेट और रेट ऑफ द गवर्नमेंट, ये दो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं कि उसको इस्टेब्लिश किया जाए और उसको बताया जाए कि एक गवर्नमेंट भी मौजूद है, एक स्टेट भी मौजूद है। कोशिश यही है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे माहौल ख़राब हो, जिससे कोई जानी नुकसान हो। उसकी गाड़ी एक रोड से गुजर रही है और आप उसको रोक रहे हैं और उसके बाद उसको तोड़ रहे हैं और उसके बाद आप उसको पानी में फेंक रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये नॉर्मल पॉलिटिकल वर्कर नहीं करता। आज के बाद उनको मैंने पुलिस वालों को आज सुबह हमने कह दिया है, मैंने उन सबसे बात की है, अब उनको जो करना पड़ेगा वो करेंगे। रेट ऑफ द गवर्नमेंट कायम होगी। अगर पुलिस वालों की तरफ हाथ बढ़ाएगा वो हाथ तोड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि पुलिस मार खाती रहे। मैं कहूँ कि नहीं, हम लोगों को अभी खून खराबे पे नहीं जाना है, लेकिन अब पॉलिटिकल पार्टी के साथ वहाँ पे आप लोगों को भी पता है बहुत सारे लोग दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं, उनकी तस्वीरें भी आ गई, वो मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और ऐलान इंतहाई अहम था, जिसमें उनका कहना था कि तमाम वाक़यात की तफ्तीश के लिए GIT बनाने का फैसला कर लिया और तमाम हालात से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन को भी रिपोर्ट भेज रहे हैं। ये गवर्नमेंट ने कि GIT बना दें, जो आज हम उसका नोटिफिकेशन कर देंगे। इन सारी चीज़ों की इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसमें वो तमाम लोग शामिल होंगे जो एक GIT में शामिल होते हैं। आज हम इलेक्शन कमीशन को भी एक लेटर लिख रहे हैं। ये सारी एक्टिविटी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी से हट की हुई है, उस सारी चीज़ की डिटेल हम इलेक्शन कमीशन को भी भिजवा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कशीदा सूरत हाल से मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके बाद इलेक्शन कमीशन को भी इस मुतालिक आगाह करना इंतहाई अहम है, क्योंकि इस सियासी कशीदा सूरत हाल में जहां पुलिस और कारकुनान आमने सामने हो, वहां एक पूरे सूबे में अमन व अमान कायम करना तो दूर, एक जलसे की सिक्योरिटी इंतजाम करना भी इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। PTI ने ऐसा माहौल पैदा करके खुद अपने ही पाँव पर कुल्हाड़ी चला लिए। दूसरी जानिब कुछ अरसे की ब्रेक के बाद एक बार फिर PTI लीडरशिप और कारकुनान ने मुसल्लह अफवाज के खिलाफ गलीज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है और बाकायदा मनसूबाबंदी से एक मुहिम चलाई जा रही है। यह मुहिम अंदरून और बैरून मुल्क दोनों सतह पर जारी है। इस मुहिम में सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस मुहिम के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया और अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया गया है कि PTI इमरान नियाज़ी की इमा पर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चला रही है, जो पुरजोर मजम्मत के काबिल है। उन्होंने लिखा कि यह आदमी नियाज़ी ताकत के हुसूल, हमारी मुसल्लह अफवाज और इसकी क़यादत की किरदार कुशी और मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए पस्ती की इंतहा पर पहुंच रहा है। वज़ीर आज़म के बयान के रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि वज़ीर आज़म का बयान बुनियादी तौर पर आवाम और फौज के दरमियान फासला पैदा करने की एक कोशिश है। उनका कहना था कि कोई मुहिम हमने की है और ना करने का इरादा रखते हैं, हमने तहम्मुल का मुजाहिरा किया है और आगे भी करेंगे। फवाद चौधरी इस मुताल्लिक क्या कहते हैं, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। इंसाफ ने ना तो कोई कैंपेन की है आर्मी चीफ के खिलाफ, ना ही करने का इरादा रखती है, और हम उनका एहतराम करते हैं और हम उनसे तवक्को करते हैं कि वो पाकिस्तान को सियासी तौर के ऊपर नॉर्मलाइज करने में अपना किरदार अदा करेंगे, खसूसन इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन करें ताकि इलेक्शन हो।
इसके बाद इमरान खान ने अपने खिताब में भी ऐसी ही बातें दोहराई, लेकिन साथ में ये इल्जाम भी लगा दिया कि हुकूमत की जानिब से उन्हें इस्लामाबाद में कत्ल करने की साजिश रचाई गई, इसीलिए उनको अब वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दी जाए। उनकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्दअमल में आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल और जावेद लतीफ ने सख्त रद्दअमल दिया और कहा कि आज मुल्क में निजाम अदल गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। आला अदलिया भी एक शख्स के आगे बेबस नजर आ रहा है। क्या कच्चे के डाकुओं को कल ऐसी सहूलियात मैसर होंगी? अदालत उज़्मा और अदालत आलिया हैं पाकिस्तान की, वो भी इस शख्स के आगे न सिर्फ बेबस नजर आती हैं, बल्कि ये शख्स अपने दबाव के जरिए इन अदालतों से अपने पसंद के फैसले लेता हुआ नजर आ रहा है। जिस तर्ज अमल का हमारी अदलिया ने हजरत इमरान नियाजी साहब के लिए फराख दिली का मुजाहरा किया है, पाकिस्तान का हर शहरी उसी फराख दिली का हकदार है। क्या कच्चे का कमांडर जो है डाकुओं का अगर अदालत से बेल लेने के लिए जाएगा तो उसको ये सहूलत मैसर होगी कि वो गाड़ी में बैठ के हाजिरी लगाए, या जो नया कानून आया है बायोमेट्रिक का उससे उसको इस्तिस्ना हासिल हो? ये सिर्फ सहूलत जमान पार्क के कमांडर के पास होनी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मुशीर वजीर आजम कमर ज़मान कायरा साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कायरा साहब, 2 रोज़ पहले फ्लोर ऑफ द हाउस जब वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि मिलकर बैठकर बातचीत करनी चाहिए, फिर उधर से फवाद चौधरी साहब की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया कि हमें बताया कि कहाँ और किस वक्त बैठना है। लग ये रहा था कि सीज फायर हो गया है, लेकिन एक बार फिर बैटल ग्राउंड दिखाई दे रहा है। दोनों तरफ से बयान दागे जा रहे हैं, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, हीट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। क्या वजह है सर? देखिए, खान साहब बड़े तवील अरसे से इस हीट को बढ़ा रहे हैं और वो माशरती तसादम को और ये तजादात को अपना हथियार समझते हैं और उनको अभी तक उन्होंने इसको सक्सेसफुली इस्तेमाल किया है। सियासत में सियासी बयानात हिदत बढ़ती रहती है। एक तरफ से बयानबाजी हो तो बड़े खान साहब तो जब से पॉलिटिक्स में आए हैं मुखालफों को गालियां दे रहे हैं ना, तो जब से पार में आए थे उन्होंने जो कुछ किया था वो भी ऐसा ही था। अब उनके मुखालफिन की भी बस हो गई, बर्दाश्त करते करते अपने कारकुन को समझाते थे, वहां से भी वही जबान शुरू हो गई। अगर कभी कभार उनकी जबान से कोई अच्छा जुमला खैर निकल जाता है या फवाद चौधरी साहब को अच्छी बात कर जाते हैं तो अगले दिन उसके मुसादम बहुत सारी बातें होती है। दूसरी तरफ से भी आजकल हिद्दत ऐसी है, जज्बात के माहौल में किसी एक फरीक से ये तवक्को करना कि वो अक्ल दानिश के तहत काम करेंगे और उनके यहाँ जज्बात नहीं होंगे, तो सियासी जमातें कोई मुनज़्ज़म पार्टियां तो नहीं होती ना जी कि बंदे ने बात ही नहीं करनी। हर बंदे के ऊपर जब सवाल होगा तो वो करना रंग दे देगा। हाँ, सबको अपने लहजे और अल्फाज कंट्रोल करने चाहिए। जो इस वक्त सूरत हाल है, इस तुंदी का ना लोगों को फायदा होगा ना निज़ाम और मुल्क को फायदा होगा। तो कायरा साहब, हिद्दत इस कदर ज्यादा है कि ग्राउंड पे कारकुनान पुलिस पर लाठियां बरसा रहे हैं, मोबाइल वैन्स को तोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पर अहम इदारे के सरबराह के खिलाफ जिस तरह की मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई जा रही है। 8 से 6-7 महीने पहले हमने देखा कि आउट गोइंग चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के खिलाफ भी जो कुछ हुआ, लेकिन अभी जो कंटेम्प्रेरी फौज के सिपह सलार के खिलाफ जिस तरह की बातें हो रही हैं, क्या इसकी मजीद इजाजत दी जाएगी हुकूमत की तरफ से? इजाजत तो नहीं दी जानी चाहिए, नहीं दी जाएगी, लेकिन ये भी है कि आप सिर्फ लोगों को कानून के से चीजों को दुरुस्त करने के लिए कितना रोक सकते हैं। अगर एक तरफ से उसको सक्सेस का हथियार बना लिया जाए, ये जो पॉपुलिस्ट होते हैं ना लीडर जी, इनका ये मसला होता है कि ये इसी तरह के हथियार बनाते हैं। ये फेक, ये ख्वाब बेख्वाब नहीं, ये शराब बेचते हैं। ख्वाब तो सियासी जमातें भी बेचती हैं, मौलवी भी बेचते हैं, सारे ख्वाब तो बेचते ही हैं। ये शराब बेचते हैं, इनकी हकीकतें नहीं होती लेकिन उनको इतना खूबसूरत बना के बेचते हैं कि लोग उस शहर में गुम हो जाते हैं और फिर वो अपनी गोल पोस्ट बदलते रहते हैं, अपना आर्गूमेंट बदलते रहते हैं। मसला ये है कि खान साहब तसलसल के साथ जो कुछ किए जा रहे हैं, वो इदारों पे हमला आवर थे, वो इदारों पे हमला आवर है और वो इसको अपनी सक्सेस समझते हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि कोई फर्द, अफराद तो पेरिशेबल होते हैं ना जी, अफराद से गलतियां होती हैं, अल्टीमेटली मुल्क और समाज इदारों में चलाने होते हैं। हाँ, हमें अपने इदारों पे जो गलतियां हैं, खामियां हैं, उनको दूर करने के लिए बिल्कुल हम भी जोरदार बातें करते हैं, लेकिन खान साहब का अलमिया ये है कि वो अपने मफाद के लिए हमेशा फौज को सियासत में मुदाखलत की दावत देते रहे। हम फौज को सियासत में मुदाखलत ना करने की दावत देते रहे या तकाजा करते रहे और खान साहब उनको दावत देते रहे कि आप इस निज़ाम को चलता करो, मुझे लेके आओ। ये एक बुनियादी फर्क है कि वो अपने मकसद के हसूल के लिए कहीं तक जा सकते हैं। अब
इदारे डिमोलिश करके अगर अफराद और जत्थों की बुनियाद पर मुआशरा चलाया जाए तो ऐसे तो कबाइल नहीं चलते, मुआशरे कैसे? कायरे साहब, मेरा सवाल यह है कि आज इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से, और इस्टेब्लिशमेंट की जब वो बात करते हैं तो उससे मुराद एक आदमी, और एक आदमी वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं इस हवाले से भी वाजे कर चुके हैं। और फिर इमरान खान यहाँ से एक नैरेटिव देते हैं, अंदरूनो बैरूने मुल्क लोग इकट्ठे हो जाते हैं, वो प्ले कार्ड्स उठाते हैं, उसके ऊपर तस्वीर भी लगाते हैं, कुछ मुतालबात भी करते हैं। इस प्रोपेगेंडे को हुकूमत क्यों नहीं रोक पा रही अभी तक? देखिए, यूरोप में बैठे बंदे अगर कुछ करते हैं, वो जाके बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म जो कि हिंदुस्तानी नजात वज़ीर-ए-आज़म है, उसके घर के बाहर खड़े होकर अगर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ कुतबे उठा के जाते हैं और गालियां देते हैं, तो जो उसकी जमात खिदमत कर रही है वो तो आप सबके सामने है। लेकिन अर्ज ये है कि वहां तो उन्होंने जो कुछ किया, आप भी सारा कुछ दिखा रहे हैं, इस पे प्रोग्राम कर रहा है सारा मीडिया, और हम उसको कवरेज दे रहे हैं, और ये लाइव कवरेज हो रही है। आप भी देख लीजिए कि इसकी खबरियत कितनी है, उसका फायदा क्या, ये खबर इतनी ही होनी चाहिए, हैमर होनी चाहिए। दूसरे मुल्क आज ट्वीट किया वज़ीर आज़म ने इस मामले को अपनी ट्वीट में वाज़ेह किया है और कहा है कि किसी को ऐसी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल से इसलिए आपसे, क्योंकि अब वज़ीर आज़म ने क्योंकि ट्वीट कर दी है, मामला काफ़ी हसास है और ये काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो हुकूमत इससे निपटने के लिए कोई काउंटर स्ट्रैटेजी है कि इनको रोका जाए, को पीका एक्ट के तहत भी कार्रवाइयाँ की जाए, साइबर क्राइम एक्ट जो है वो भी हरकत में आए? एक बंदा इंग्लैंड के अंदर कोई हरकत कर रहा है, आप पाकिस्तान में सिर्फ उसे मुर्दे इल्जाम ठहरा के क्या कर लेंगे? पाकिस्तान में साबिक वज़ीर आज़म कर रहा है, चेयरमैन तहरीक इंसाफ कर रहा है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो भी करता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो उसका तो फैसला ही है कि वो अपनी मुखालिफ सियासी जमातों पे हमलावर है, वो अदालतों पे हमलावर था। आजकल अदालतों का वो ब्लू आइड है, इसलिए अदालतों पे जरा आजकल तो टेम्परेरी उन्होंने हाथ उठाया हुआ है। जिस दिन अदालतों ने, आप देख लीजिए ना, जिस दिन अदालत उनको रिलीफ नहीं दे रही थी, सेशन जज लाहौर ने जब इस्लामाबाद ने जब उनको तलब किया, उनके वारंट जारी किया, तो क्या मुगलजात बखी गई उनके खिलाफ। और जब 10 केसेस में एक दिन में, बल्कि रात को 6 बजे अदालत लगा के, और खान साहब से वक्त लेके, उनसे उनकी कन्वीनियंस का वक्त लेके उनको अदालत लगाई गई ताकि इमरान खान कन्वीनियंटली आ सके। उनको वो स्पेशल फैसिलिटी दी गई कि वो गाड़ी के अंदर बैठ के अदालत तक पहुंच सके। वो सारा कुछ नखरे उठाने के बाद उनको वो कहते हैं ना, यक जुम्बश कलम, आपने 10 केसेस पे बेल दी थी, तो खान साहब तो उसके साथ आजकल जरा मोहब्बत का रिश्ता है, इसलिए उधर फायरिंग नहीं हो रही। कायरे साहब लास्टली हमारे प्रोग्राम में आपने कहा था कि रियासत रिट बड़ी कमजोर हुई है, जो कुछ जमान पार्क में हुआ, रियासत बड़ी कमजोर है। अभी भी किसी कमजोरी की गुंजाइश है? देखिए, मैं तो इस बात का अभी भी कायल हूँ कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज होती हैं, हमारे दौर में भी ये होता रहा। अब अगर आप गौर करें, दुनिया के वो ममालिक जिनको हम महज़ब ममालिक कहते हैं, बरतानिया में, जर्मनी में, जापान में, अमेरिका में, अगर क्राउड इकट्ठा हो जाता है, मॉब, और वहाँ पुलिस भेजी जाती है कि जाओ इसको मॉब को कंट्रोल करो, तो क्या कभी ऐसा हुआ कि वहाँ पुलिस के पास पिस्तौल ना हो, बंदूक ना हो, उनके पास आंसू गैस ना हो, उनके पास वाटर कैनन ना हो, उनके पास वो जो रिक्वायर्ड वेपन ना हो, और उनको अथॉरिटी ना हो यूज करने की? ये बैठा हुआ वजीर दाखिला फैसला नहीं करेगा कि इस मॉब को कंट्रोल करने के लिए मैंने क्या करना है। उस पे पेट्रोल बम फेंके जा रहे हो और वजीर दाखिला कहे कि मैंने फोर्स भेजी है, जो ये वजीर इत्तलात कहे कि हमने जो फोर्स भेजी है उनके पास किसी किस्म का कोई असला नहीं है, और सामने इतला है कि असला है। कायर साहब, आज निगरान वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है, तो आप समझते हैं कि आज के बाद सूरत हाल मुख्तलिफ होगी और रियासत रिट एस्टैब्लिश करने में कामयाब होगी? अब मैं नहीं कह रहा कि उनको बिल्कुल ये करना चाहिए कि वो चढ़ दौड़े, नो, लेकिन सवाल ये है कि अगर मॉब कंट्रोल नहीं, देखे ना, एक बड़ा सिंपल कुलिया है, आप अपनी पुलिस को, दुनिया भर में पुलिस को उनकी वर्दी देते हैं, उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट देते हैं, उनको शील्ड देते हैं, उनको लाठी लेके देते हैं, उनको वाटर कैनन लेके देते हैं, उनको आंसू गैस लेके देते हैं, उनको पिस्तौल खरीद के देते हैं सरकार, उनको बख्तरबंद गाड़ियां लेके देते हैं, उनको बंदूकें और मशीन गनें लेके देते हैं। तो उन्होंने जाके कोई बॉर्डर पर नहीं लड़ना होता, वो मुल्क के अंदर जो हालात खराब होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए वो वेपन होते हैं। और अगर आप ये कहें कि आगे से गोली भी आएगी तो आपने हिलना नहीं, आपने ये हरकत नहीं करनी, इतनी कमाल है ना। और आप अपने मीडिया का जरा गौर करें, मीडिया ने क्या कमाल किया। मीडिया दिखा ये रहा था और अभी भी दिखा रहा है
कि जी बहुत जुल्म किया है पुलिस ने, बड़ा तशद्दुद किया है, बड़ा जबर किया है, वो हिटलर की याद ताजा हो गई। मीडिया ने तो पेट्रोल बम चलते हुए दिखाए हैं, मीडिया ने कारकुनान को डंडे बरसाते हुए दिखाए हैं, पुलिस वैन कैसे मोबाइल नहर के अंदर फेंकी गई, वो सब कुछ दिखाया है। सर मैं ये कह रहा हूं कि आज के बाद रियासत अपनी रिट एस्टैब्लिश करने में कामयाब होगी जब पुलिस के पास फ्री हैंड होगा, हथियार लेकर जाएंगे, वाटर कैनन होगी, सब कुछ उनके पास मौजूद होगा, लैस होकर जाएंगे। आप मेरा सवाल जवाब सुनेंगे तो मैं सुनूंगा। मैं आपका सवाल नहीं सुना, मैं भी मुसलसल बोलता रहा। इस तरह नहीं करना। आपके पास वक्त है तो सवाल कर लीजिए, नहीं है तो सवाल जी जवाब दीजिए कार्य साहब। मैं तो सिंपल ये कह रहा हूँ भाई, बड़ा सिंपल कुलिया है कि आप मीडिया वालों ने क्या दिखाया कि पुलिस ने तशद्दुद किया, पुलिस ने दहशतगर्दी की, पुलिस गर्दी की। क्या पुलिस गर्दी और दहशतगर्दी है? पुलिस की तशद्दुद है, तारीखी तशद्दुद है, जिसमें 64 पुलिस वाले जख्मी हैं और 8 पीटीआई के कारकुन जख्मी। कमाल जी तशद्दुद पुलिस ने किया जी। कार्य साहब मैं ये कह रहा हूं कि अब जब फ्री हैंड होगा पुलिस के पास तो रियासती रेट एस्टैब्लिश हो जाएगी। कितने इम्कान दिखाई देते हैं आपको? अल्लाह करे कि कोई इंतहाई कदम उठाना पड़े, लेकिन मैं इस ख्याल का हूँ कि अगर बाकायदा पुलिस को या हमारे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को बाकायदा थ्रेट हो जाता है, उनके सामने खड़े होकर आप मुकम्मल तौर पे उनको बेबस कर देते हैं और कानून अपने हाथ में ले देते हैं, तो फिर जो एडिक्वेट रिस्पांस होना चाहिए वो होना चाहिए। तो उसकी जो भी कीमत हो वो बात की बात होती है और राष्ट्रीय रेट इसी तरह चलती है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। बहुत शुक्रिया कायरा साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी वज़ीर आज़म क़मर ज़मान कायरा हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे IMF की जानिब से भी रिस्पॉन्स आया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के उस स्टेटमेंट का जो फ्लोर ऑफ द हाउस दिया गया था और अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट क्या कह रही है, इस पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक। पिछले 6 माह से IMF दोबारा पटरी पर नहीं आया है और हमारे माशी मसाइल संगीन होते जा रहे हैं। हुकूमत गिरने के साथ ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की जानिब से डिफॉल्ट की दुहाइयां सामने आई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का बयान सामने आता है कि हम डिफॉल्ट कर जाएंगे और बदले में हमें हमारे एटमी असासे सरेंडर करना होंगे। यह बयान इतना खतरनाक था जिसका अंदाजा खुद इमरान खान को भी नहीं था। एक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से ऐसा गैर जिम्मेदाराना बयान, उसका मकसद समझ से बालातर था क्योंकि सारे माशी आशारिये बता रहे थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने का कोई चांस नहीं है। फिर खान साहब एटमी असासों का जिक्र कहां से निकाल लाए? इस बयान के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से बार बार यह बयानिया बनाया गया कि पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट करने जा रहा है और हुकूमत वक्त को बार बार इसकी वजाहत करना पड़ी। असल बात डिफॉल्ट में नहीं है बल्कि असल हदफ हमारे एटमी असासे हैं। ये वो खतरनाक खेल है जिसका सुनकर हर पाकिस्तानी के कान खड़े हो जाते हैं। इसकी वजह से इस सेनेट में इसहाक डार को वजाहत करना पड़ी जिसमें उनका कहना था कि किसी सूरत हमारी जो एटमी प्रोग्राम या लॉन्ग रेंज मिसाइल को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दिया जाएगा। इसहाक ने गुज़श्ता हफ्ते क्या कहा, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। Is there to compromise anything on the nuclear or the missile program of Pakistan? No way. We are responsible citizens of Pakistan. We represent people of Pakistan. We are here to protect and we have to guard our national interests. Nobody has any right to tell Pakistan that what range of missiles it can have and what nuclear weapons it has. We have to have our own deterrence. So as for the IMF program delay is concerned, फिर इसकी वजाहत IMF की जानिब से भी आ गई। उनका कहना था कि हमने पाकिस्तान से किसी एटमी प्रोग्राम के हवाले से कोई बातचीत नहीं की। आज सेनेट का अहम कमांडर जनरल माइकल कुरेला ने अमरीकी सेनेट कमेटी में बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान की जौहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम मजबूत है। उनका मजीद कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से मुतमईन है और हमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के हिफाजती तरीक़ाकार पर एतमाद है। अब सवाल यह है कि दुनिया तो इस बारे में बात नहीं कर रही है, लेकिन हमारे अपने लोग किस बुनियाद पर यह इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कौन है जो हमारे एटमी प्रोग्राम के खिलाफ साजिश कर रहा है? आज भी साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एटमी असासों के हवाले से अपने इल्ज़ाम को और वजाहत का कह रहे हैं। कौम आज तवक्को कर रही है डार साहब वजाहत करें अपने बयान की। आज पूरी कौम में विस्वसा है, बेचैनी है कि उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे क्या बयान दिया है। वो मुल्क के जो एटमी असासे हैं उनको जेर बहस क्यों लेकर आए? IMF ने तरदीद कर दी है। वो कहती है कि हमने कोई ऐसी शर्त आयद नहीं की। जो सेंटकॉम के नुमाइंदगान हैं उन्होंने कहा कि नहीं, हमें पाकिस्तान का जो निज़ाम है उस पर मुकम्मल एतमाद है। इसी पर बात करेंगे। इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ना होना ये फाइनेंशियल इशू है या स्ट्रेटेजिक नौयत का मामला है? क्योंकि गुज़श्ता हफ्ते हमने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस इसहाक डार साहब को एटमी असासों का लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम का जिक्र करते हुए सुना।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका आगाज़ तो सेनेटर रज़ा रब्बानी साहब ने किया, तो शायद अपनी तकरीर में जो गोल्डन जुबली के सेलिब्रेशंस हो रहे थे सेनेट में, वो बहुत पुराने और सीनियर सेनेटर हैं पाकिस्तान के, शायद उन्होंने जिक्र किया, तो इसलिए शायद मुनासिब ये समझा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि ये कह दें कि हम किसी तरीके से इस बात को नहीं मानेंगे। मगर देखिए, इसका नुकसान ये है कि इस सेंसिटिव बात को पब्लिक डोमेन में इस वक्त लाना हम समझते हैं कि नामुनासिब था। आईएमएफ के कभी डायरेक्टली, मैंने भी नेगोशिएट किया है आईएमएफ के साथ, कभी डायरेक्टली मीटिंग्स में इस तरह की बात वो कभी जिक्र नहीं करेंगे, इसलिए कि वो एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। हो सकता है कि बायलैटरली कोई प्रेशर आया हो, उसको भी तो डिनाई कर दिया गया है। तो देखिए, इससे कुछ थोड़ा सा रुझान ये पैदा हो रहा है जिसका आपने भी अभी जिक्र किया कि क्या कोशिश ये हो रही है कि चूंकि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है तो पाकिस्तान इसको किसी तरह से उस तरफ ले जा रहा है ताकि हमारी जो नाकामयाबी है उसको जस्टिफाई कर पाए, मगर ये बहुत नामुनासिब पॉलिसी है। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ रहा है? उसकी वजह जो आईएमएफ ने भी कह दिया है कि देखिए, जब तक आईएमएफ का प्रोग्राम कायम है, आईएमएफ इज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, वो प्रोग्राम को आगे उस वक्त ले जाते हैं जब उन्हें एश्योरेंस है कि जो किसी मुल्क की एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स जो हैं, हमारे केस में जून तक, इसलिए कि प्रोग्राम जून तक है, कि ये बात बिल्कुल वाज़े हो जाए और एक एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स का प्लान तैयार हो जाए और सोर्सेज आइडेंटिफाई हो जाए और कमिटमेंट्स हो जाए। वो शायद अभी तक पूरा नहीं हो पाए हैं और आईएमएफ अब रिलक्टेंट आमतौर पर इसी बात पे होता है जब कोई फाइनेंसिंग गारंटी ना मौजूद। डॉक्टर साहब, कुछ जो है फाइनेंशियल गारंटीज हमें दोस्त ममालिक से भी मिलनी थी और फिर खबर ये भी आई कि हमने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। आईएमएफ भी ये रिक्वायर कर रहा है कि हम दोस्त ममालिक से जो पैसे हमने अरेंज करने हैं वो कर लें, तो क्या वजह है कि वहां से पैसे नहीं आ रहे और क्या ये भी एक ऐसी कंडीशन है जो फुलफिल ना होने की वजह से ये प्रोग्राम हॉल्ट दिखाई दे रहा है अभी तक? ये वही वजह है मेरे ख्याल से ज़्यादा, इसलिए कि माशाल्लाह पाकिस्तान की हुकूमत ने आखिर कुछ अरसा न करने के बाद माशाल्लाह जनवरी के महीने के बाद से बहुत मेहनत करके उन्होंने तकरीबन सारे रिफॉर्म्स और पॉलिसीज इम्प्लीमेंट कर दी हैं। मगर अब ये जो लास्ट मिनट ये जो प्रॉब्लम फाइनेंसिंग का आया है, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। देखिए, बीच में आईएमएफ प्रोग्राम होने के बावजूद इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हमें गिराते गए हमारे रेटिंग को, और मूडीज ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि उन्होंने हमें भी डिफॉल्ट नियर कर दिया है रेटिंग। तो इसलिए भी बाहर से जो लेंडर्स हैं, ख़ासतौर पे प्राइवेट लेंडर्स और बायलैटरल्स, वो इस बात पे सोच रहे हैं कि क्या पाकिस्तान वाकई जो हम पैसे देंगे वापस कर पाएगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको हैंडल करने के लिए न सिर्फ बायलैटरल कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत है, मगर हम पाकिस्तान को फ़ौरन से फ़ौरन एक एक्शन प्लान स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ बनाकर दुनिया के सामने रख देना चाहिए कि हम खुद ये इक़दाम कर रहे हैं इंशाल्लाह, और उसके नतीजे में हमारी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। वक्ती तौर पर हमें कुछ पैसों की ज़रूरत है, मगर आने वाले वक्त में इंशाल्लाह हमारे पास रीपेमेंट कैपेसिटी भी होगी और हम आगे बढ़ पाएंगे। ये नहीं हो रहा है, इसलिए कि पॉलिटिकल कैओस इस वक्त मुल्क में मौजूद, और वो कैओस तो अभी तक थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो लग रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद डीपन होगा। अभी हुकूमत अपने सतह पर क्या कर रही है? आपको लग रहा है कि वो इकदाम काफ़ी हैं जो हुकूमत कर रही है, ये सिर्फ आईएमएफ की तरफ देख रही है और सिर्फ जो है ना वो इस वक्त सिंबलिज्म ये है, बताया जा रहा है कि प्लान बी के ऊपर अमल किया जा रहा है। चाइना से $700 मिलियन हमें आए, उस पर भी ये कहा गया कि शायद अमेरिका नाराज़ हो गया है कि चाइना अपनी डेट ट्रैप डिप्लोमेसी के ऊपर काम कर रहा है। अब अगर वहाँ से ये प्रॉब्लम है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, कतर है, जो गल्फ कंट्रीज हैं, दोस्त ममालिक है, वहां से भी रुकूम ना आना, तो क्या आपको लग रहा है कि पैरेलल कुछ अरेंजमेंट की कोशिश हुकूमत कर रही है और इसमें संजीदा भी है? देखिए, हम सब की दुआ है कि ये ऐसा हो रहा है, मगर वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा है। जब तक आप बैठें और लिटरली कुछ दिनों में
सियासी तौर पर मिलजुल कर सब बैठें, एक पॉलिटिकल कंसेंसस के तहत एक स्ट्रॉन्ग एक्शन प्लान वाजे करें कि हम ये इक़दामात इंशाल्लाह करेंगे फ़ौरन से फ़ौरन, तो उससे शायद पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इजाफा होगा। इसलिए कि सऊदी अरेबिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने खुद कह चुके हैं कि पाकिस्तान और दूसरे मुल्क जो अपने हालात को संभालने की कोशिश नहीं करते हैं तो उनको फाइनेंसिंग करने में हमें दिक्कत होती है। तो ये बात तो वाज़े है। तो टाइम हैज़ कम टू राइज अबव दिस पॉलिटिकल केओस और बैठें और एक तरह से जिस तरह टेररिज्म के खिलाफ नेशनल एक्शन प्लान बनाया था 2014 में, उसी तरह का एक्शन प्लान अब वक्त आ गया है कंसेंसस के साथ। वरना मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान दिवालिये के और करीब जा रहा है। डॉक्टर साहब, ये बड़ी अहम बात है। लास्टली वेरी क्विकली सर, ये बताइएगा कि आप ये कह रहे हैं कि IMF लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है, लेकिन इसहाक डार साहब कहीं ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि कोई बात नहीं, IMF नहीं है, हम प्लान बी पर अमल करेंगे। अब तो आप वाकई समझते हैं कि अभी IMF के अलावा और कोई चारा नहीं है, या खुद अगर हुकूमत चाहे तो पैरेलल कोई अरेंजमेंट कर सकती है? बस हमारी तो दुआ है कि कर पाए, मगर इन हालात में जब आपकी रेटिंग्स और परसेप्शंस बहुत नेगेटिव हैं, पॉलिटिकल केओस है मुल्क में, तो ज़रा मुश्किल तो पेश आएगी ज़रूर। अलबत्ता हम सब की दुआ है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब कामयाब हों और पाकिस्तान इस फाइनेंशियल दलदल से किसी ना किसी तरीके से जल्द निकल आए। लोग बहुत परेशान हैं, कीमतों का बेतहाशा इजाफा हो रहा है, हालात हद से ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ा। बहुत बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़जाना माहिर इक़्तिसादी अमूर डॉक्टर हफीज़ पाशा हमारे साथ मौजूद थे। IMF लास्ट लैंडिंग रिजॉर्ट है और IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कब मैच्योर होता है, ये अभी हुकूमत तो बार बार दावे कर रही है लेकिन इस पर कामयाब होती हुई दिखाई नहीं देती। एक और दावा हुकूमत की जानिब से किया गया है कि वो अमीर से पैसे लेगी और गरीब को टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, यानी अमीर को 100 ज़्यादा देना पड़ेगा पेट्रोल पर और गरीब 100 कम देगा। ये कैसे होगा, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पाकिस्तान की मईशत इस वक्त तबाही के दहाने पर है। महंगाई का तूफान बर्क रफ्तारी से अवाम को तबाह बर्बाद कर रहा है। 5 माह से भी ज्यादा का वक्त गुजरने के बावजूद IMF माहिदा जुए शीर लाने के मुतरादिफ साबित हो रहा है। डॉलर की परवाज मुसलसल जारी है। आज हफ्ते के पहले ही रोज डॉलर ने 2 रुपए 32 पैसे की तरक्की की। अमरीकी डॉलर की कीमत 281 रुपए 71 पैसे बढ़कर 284 रुपए 3 पैसे हो गई है। डॉलर में इजाफे की वजह सिर्फ और सिर्फ IMF मुआहिदा ना होना है। दूसरी जानिब महंगाई और कम आमदन के बायस गरीब और मुतवस्सित तबका रमजान से कम ही 2 वक्त की बाइज्जत रोटी खाने से महरूम हो चुका है और रमजान में हालात इससे कहीं बदतर दिखाई दे रहे हैं। हुकूमत अपने तय अवाम को कुछ रिलीफ देने की कोशिशों में मसरूफ तो है, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर है। आज भी हुकूमत की जानिब से मोटरसाइकिल सवारों और छोटी गाड़ियों के लिए पेट्रोल सब्सिडी का ऐलान किया गया है, लेकिन ये सब्सिडी 6 हफ्तों के बाद नाफिजुल अमल होगी, क्योंकि ऐसे टारगेटेड सब्सिडीज देने का तरीकाकार पाकिस्तान में सिरे से मौजूद ही नहीं है। गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें फैसला किया गया कि कम आमदन वाले गरीब आवाम के लिए 50 रुपए फी लीटर तक पेट्रोलियम रिलीफ पैकेज दिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोलियम सब्सिडी में मोटरसाइकिल रिक्शा के अलावा 800 सीसी समेत दीगर छोटी गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले तमाम कम आमदन सारिफीन को शामिल किया जाएगा। लेकिन आज वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह खुशखबरी सुनाई कि पेट्रोल की कीमत 50 नहीं 100 रुपए कम की जाएगी। वज़ीर पेट्रोलियम ने ऐलान किया कि अमीर को 100 रुपए ज्यादा गरीब कम में पेट्रोल हासिल कर सकेगा। इसके अलावा मुसद्दिक मलिक ने गरीब आवाम के लिए गैस भी सस्ता करने का ऐलान किया है। फैसला अगले 6 हफ्ते के अंदर अंदर इंप्लीमेंट हो जाएगा और कल आपने देखा, आपने अखबारों में छापा भी कि 50 रुपए का फर्क डाला जाएगा। वजीर आजम साहब का हुक्म आया कि इसको 100 कर दिया जाए। कल शाम को उनका हुक्म आया कि अमीर और गरीब के दरमियान का जो फर्क 50 का है इसे 100 कर डालो। तो अब हम सुबह से 100 का फर्क के ऊपर काम कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी वाज़ेह ऐलान किया कि इस स्कीम के तहत पेट्रोल की कीमत में कमी लाने के लिए काम जारी है, जो 6 हफ्तों में मुकम्मल कर लिया जाएगा। ये स्कीम कैसे नाफिजुल अमल होगी और इसका तरीकाकार क्या होगा, ये वो सवालात हैं जिनके जवाबात मिलना भी बाकी हैं। लेकिन वज़ीर ममलिकत के मुताबिक उनके पास अहल लोगों का डेटा मौजूद है और उन्हें यह भी इल्म है कि गरीब आदमी अपनी मोटरसाइकिल पर माहाना 21 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है। इसलिए उनकी कोशिश होगी कि स्कीम के लिए जो अहल शहरी हैं वो एक वक्त में 2 से 3 लीटर पेट्रोल हासिल कर सकें और 800 सीसी या इससे कम वाले
वाली गाड़ी को पेट्रोल पर 30 लीटर माहाना तक सब्सिडी दी जाए और एक वक्त में गाड़ी में 5 से 7 लीटर पेट्रोल डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के अहल अफराद को उनके मोबाइल पर मैसेज मौसूल होगा और वो इस मैसेज को पेट्रोल पंप पर दिखाकर पेट्रोल वसूल कर सकेगा। उन्होंने मजीद बताया कि पेट्रोल पंप्स वालों को एक डिवाइस फराहम की जाएगी जिस पर सब्सिडी हासिल करने वाले का रिकॉर्ड भी मौजूद होगा। अब ये वो दावे हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत भी अपने दौर में किया करती थी। वो रिक्शे वालों को और मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी देने की बात करती थी, लेकिन कोई तरीक़ाकार ऐसा मौजूद नहीं था, कोई मैकेनिज्म डिफाइन नहीं कर सकी कि किस तरीके से ये लोग पेट्रोल पंप पर जाएंगे और ये सब्सिडी का मुतालबा कर सकेंगे। अब जो करंट गवर्नमेंट है वो भी ये दावा तो कर रही है कि उनकी तरफ से एक तरीकाकार वज़ा कर दिया जाएगा, उनके पास अहल लोग भी मौजूद है, लेकिन वो तरीकाकार होगा क्या और क्या जो अहल अफराद हैं वही इससे इस्तेफादा कर सकेंगे या इस हवाले से सूरत हाल मुख्तलिफ हो जाएगी। डेटा की बात की जाती है तो इमरान खान साहब ने अपने दौर में सानिया नशतर साहिबा के थ्रू एक डेटा जो है वो कलेक्ट किया था और डेटा कलेक्शन वो कहते थे कि हमारे पास बहुत अच्छी है, लेकिन इस डेटा कलेक्शन के होने के बावजूद भी वो ऐसा कोई फ्रेमवर्क बनाने में नाकाम रहे थे। अब हुकूमत ऐसा फ्रेमवर्क बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। 6 दिन की जो है वो डेडलाइन भी दी जा रही है 6 हफ्तों की। अब 6 हफ्तों में ये होता है नहीं होता ये तो वक्त ही बताएगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।